नमस्कार, मैं दिव्येश द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़। कोरोना को लेकर नागपुर ही नहीं, विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, देश में भयावह स्थिति फिर एक बार प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है। या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे सामने कोरोना मौजूदा दौर में सबसे बड़ा संकट बनकर उभर कर दिखाई दे रहा है या सामने आकर खड़ा हो गया है। ऐसे में हम आज बेहद ही ख़ास और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के साथ बात करने जा रहे हैं, जिनके साथ हमने पिछली मर्तबा भी बात की थी और उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें कही थी वो आज हकीकत होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। जी, मैं बात कर रहा हूँ आईसीएमआर के पूर्व निदेशक पद्मश्री डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर जी से। मुझे लगता है कि सारा देश ही इनसे परिचित है। कोरोना के मद्देनज़र जितना अनुभव या जितनी रिसर्च सर के पास में है, शायद ही देश में और किसी के पास हो। तो सर से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्थिति हमारे सामने, देश के सामने बनकर खड़ी हुई है, इसके पीछे की आखिर वजह क्या है और इससे किस तरीके से निजात पाया जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल तो यही कि जैसा मैंने कहा अपने इंट्रो में कि पिछली मर्तबा जब आपसे बात हुई थी तो आपने एक बात कही थी कि जब सेकेंड वेव आएगी कोरोना की तो हम उस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे। आज यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो सही है। देखिए हम कभी भी हमने दूसरे लोगों को जिनको ठेस लगी है उनसे पहले समझना है, वो उससे समझना पड़ता है। आप देखिए, अमेरिका में देखो, यूरोप में देखिए, ये चारों तरफ ना जब सेकंड और थर्ड वेव उनके यहाँ दिखी तो जिस तेजी से वो बढ़ती है वो डरावनी होती है गति। अब उसका परिणाम जो होता है वो अलग ढंग से दिखता है, क्योंकि पहले के वैसा हम लॉकडाउन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि लॉकडाउन जब पहले लगाए थे तो उस समय हमारा जो विषाणु था वो चाइना से जो निकला है वो हमारे देश में ना आए, इसके लिए आप लॉकडाउन लगा रहे थे। लेकिन वो लॉकडाउन के बावजूद हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 1 करोड़ केसेस उस टाइम पे भी हो गए थे। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि ये विषाणु भारत देश के चारों तरफ ना, हर स्टेट के अंदर हमको दिखाई दिया। अब वहां वो उसके बीज बोए गए हैं। अब ये कहना कि हम बहुत कामयाब हो गए, ऐसे जब बाहर के देश हमको बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि हमारे यहाँ संख्या बहुत ज्यादा थी पॉपुलेशन की, सब लोगों को, बाहर के लोगों को लगता था अपने देश में अगर हो गया तो इतने लोगों को हो जाएगा, इतनी मौतें हो जाएंगी। वो पहले वेव में दिखे नहीं क्योंकि लॉकडाउन अच्छा था, लेकिन उनकी तारीफ सुन के हम भी खुद उसमें बहकावे में आ गए कि ये कभी आएगा ही नहीं, ये तो गलत है। जैसे कैसे हम आपको एक सादा उदाहरण बोलता हूँ, कहीं अंगार लगी है, कहीं फायर हुआ है, बिल्डिंग को लगा है, तो वो फायर हमको दिख भी नहीं रहा होगा तो क्या हम बगैर सोचे वो फायर की वजह से डैमेज हुए वाले बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं? नहीं, हम वो सिर्फ दिख रहा है करके उसके ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि वैसा अगर रखेंगे हम नंगे पैर अंदर जाएंगे वो तो मुश्किल हो जाएगी। वो कहीं हमको खुद को ही तकलीफ होने का डर रहेगा। ये हमने जरा ज्यादा प्रीमैच्योरली किया। लोगों को क्या लगा, आजू बाजू भी केसेस नहीं हो रहे हैं, सारी दुनिया तारीफ कर रही है, अब तो कोरोना चलेगा। हमको ये याद रखना पड़ेगा, कोरोना इतना आसानी से जाने वाली बीमारी नहीं है। वो दुनिया में कहीं नहीं हो रही है, जब ही समझना है ये कोरोना वायरस चलेगा। अब इस हालत में हमने क्या किया, हम पूरा अंदर बैठे थे घर के अंदर, वो साल भर अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस देख रहे थे। हमने क्या सोचा, अब क्या है, अब तो कोरोना दिख ही नहीं रहा है, हम तो कामयाब हो गए, चलो छोड़ दो, वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करें। दूसरी बात क्या हुई, उसी टाइम पे हम लोगों ने अलग अलग फेस्टिवल्स हमारे आते हैं उसमें दशहरा, दिवाली, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। अब दशहरा दिवाली को ज्यादा केसेस लोगों को दिखे नहीं तो लोगों को लगा ये तो पक्का हो गया कि अभी कोरोना है ही नहीं है। अब उसके बाद में लोग बाहर आना शुरू कर दिए, शादियों का मौसम शुरू हो गया, लोगों ने ये देखा कि कहीं इलेक्शंस होना शुरू हो गए, इलेक्शन रैली में भी लोगों ने ये टालना, ये मास्क पहनना, ये पूरा भूल गए कि सबको लगा कुछ भी नहीं है, क्यों डरना है, पहले की वैसी जिंदगी शुरू करना है। लेकिन वो सही नहीं था। फिर स्कूल्स खुल गए और विदर्भ में आपने अगर देखा होगा, मुझे लगता मैंने फरवरी महीने में बोला था जब
थोड़े केसेस जब बढ़ना शुरू हुए, जी तो उस टाइम पे मैं बोला कि ये विदर्भा में होना ये अच्छी चीज नहीं है, जी क्योंकि इसका मायना स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं या कॉलेज में जो जा रहे हैं उनको इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमको स्कूल्स को क्या करना चाहिए ये तुरंत सोचना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड वेव आई तो हमारे जी को संभलना मुश्किल हो जाएगा। जी और वही आपको अब दिख रहा है, जी अभी आपको दिख रहा है कि लोगों को एडमिट करने के लिए जी हमारे पास बेड उपलब्ध नहीं है। हर जी चीज जो हमको लगती है, कहीं ऑक्सीजन रहे या कोई किसी किस्म की दवा रहे, वो देने में हमको तकलीफ होते जा रही है। भले लोगों की डिमांड गलत है, ये रेमडेसिविर कोई हर मर्ज की दवा नहीं है, जी इसको क्या हर इंसान को देने की जरूरत नहीं है। जी ये ना डॉक्टर ने बोलना है, और मेजॉरिटी टाइम क्या होता है, डॉक्टर के पास जो मरीज आता है वो कहीं आपकी हेडलाइन पढ़ता है, वो हेडलाइन में लिखा हुआ होता है रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है। कोई जी भी गरीब इंसान भी रहे तो वो क्या बोलता है, मेरा पेशेंट है उसको आप रेमडेसिविर दे दीजिए। उसको रेमडेसिविर की मालूमात नहीं है, रेमडेसिविर कहाँ असरकारक रह सकता है कहाँ नहीं रहता है। वो अगर डॉक्टर को इंसिस्ट करे तो डॉक्टर भी उसमें ही चले जाता है। आप देखते हैं कई लोग ये कर रहे हैं कि घर में बैठे ही उसको बीमारी दिखी तो उसको स्टीरॉइड शुरू कर देते हैं। जी स्टीरॉइड अगर सांस फूलना शुरू हुई तभी देना है, ये लोगों को समझना चाहिए, डॉक्टर्स ने भी वो मानना चाहिए। अगर अपने पेशेंट को कोई डॉक्टर स्टीरॉइड शुरू कर रहा है, उसको अगर ऑक्सीजन लगाया नहीं है तो उससे नुकसान होना है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। जी आप देखते हैं नागपुर में जितने लोगों की मौत हो रही है जी वो सारे देश में सबसे ज्यादा हमको जी दिखाई देती है। जी अब ये क्यों हो रहा है, ये जी हमारे प्रैक्टिसेस गलत हैं। हम वो कन्वोलेसेंट प्लाज्मा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्लाज्मा देंगे प्लाज्मा देंगे, प्लाज्मा से बच जाएंगे। प्लाज्मा से बचते नहीं है, ये हमको समझना है। पहले 2 दिन में अगर प्लाज्मा दिया तो ही उसमें बच जाएगा, वो 2-3 दिन के अंदर दिया तो। जी लेकिन वो बाद में मैंने कितनी भी बार दिया, वो देरी से दिया तो उसका कुछ असर नहीं होता है, इसका रिसर्च हुआ है। लेकिन लोग थोड़ा उसके बारे में अगर अच्छे ढंग से सोचेंगे तो शायद अभी भी ये काबू में आएगा। मुझे इसका डर नहीं है कि ये सेकंड वेव बहुत तेजी से आ रही है, उसका क्या करें। ये अपने हाथ में है। 45 साल के ऊपर के लोगों ने वैक्सीन लेना है, यानी मौत नहीं होगी उन लोगों को। अगर इन्फेक्शन हुआ तो भी उनको माइल्ड डिसीज होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर सब लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने का सोचा, 95% लोग बोले कि मैं वो पालन करूंगा, तो आज भी ये सेकंड वेव कम हो सकती है 15 दिन के अंदर, ये जी हमको दिखाई देता है। तो अब लोगों ने ये समझना है कि ये मुझे ऊपर वाला वार्निंग दे रहा है कि सब लोगों ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। उसके सिवा हम इसमें से बाहर आसानी से निकलना ये हमारे लिए अच्छा नहीं दिखेगा। जी पर क्या दूसरी लहर के आने का कारण सिर्फ कोविड को लेकर जो हमारी या समाज की लोगों की जो नज़रअंदाजगी है वही जिम्मेदार है, या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हमारे नागपुर में सबसे पहला केस जो था वो कोरोना का मार्च में मिला, और उसके बाद में जो पीक आया वो मार्च से धीरे धीरे शुरू होके और अप्रैल में तो हम स्थितियां देख रहे हैं। तो लगभग 1 साल के बाद में कोरोना की स्थिति भयावह तरीके से हमारे सामने उठ के खड़ी हुई। तो क्या ये समयावधि वाला कुछ है कि वायरस अपने आप में म्यूटेट होता है, इतनी समयावधि में होता है, या इसके लिए सिर्फ कोविड को लेकर जो हमारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए था वो नहीं हुआ? आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है ये हम गलत ढंग का बात करते हैं जब वेरिएंट की बात करते हैं। जी वेरिएंट जब तक वैक्सीन को चैलेंज नहीं करेगा तब तक उससे डरना नहीं है। जी मैं आपको थोड़ा 2 मिनट समझा के बोलता जी हूँ मैं ये बिल्कुल क्यों बोल रहा हूँ। जी देखिए, ये जो विषाणु है, कोरोना का विषाणु, ये जब उसके बच्चे पैदा करता है तो वो उसके वैसे ही होंगे, ऐसे नहीं होता है। जी हम ज्यादातर क्या देखते हैं, समझ लीजिए जितना वो छोटा एनिमल होगा, हाँ, विषाणु तो सबसे छोटा होता है। जी आप अगर देखें फिश होते हैं ना, वो जी मछली जो होती है, मछली जब बच्चे पैदा करती है तो थोड़े दिन के बाद में आपको इनमें की माँ कौन थी और बच्चे कौन है ये समझ में नहीं आता, वो एग्जैक्ट एक के वैसे दूसरा दिखता है।
लेकिन ये विषाणु में गड़बड़ क्या है, ये जी विषाणु जब बच्चे पैदा करता है तो ये परफेक्ट ढंग से, जैसी मशीन होगी, मशीन के वजह से पैदा नहीं करेगा, जीरोक्स के वजह से पैदा नहीं करेगा। अब क्या होगा, वो उसकी मशीन अच्छी नहीं है, उसके एंजाइम्स जो रहते हैं वो बराबर न रहने की वजह से आपको क्या दिखाई देता है, जो बच्चा पैदा हुआ उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। अब ये बदलाव जो होता है वो ये विषाणु के जो गुणसूत्र होते हैं उसमें बदलाव होता है, जी जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। जी लेकिन हर म्यूटेशन ये तकलीफ देह नहीं होता है, उससे हर एक से तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन होते हैं जी उसमें अगर फर्क आया तो हमको थोड़ा डरना पड़ता है। जी लेकिन सच्चाई क्या है कि ये जो विषाणु है, ये विषाणु ने अपना शरीर बदलते जाना, ये तो उसका धर्म है। अब वो बदलते तो जाएगा, लेकिन ये जो विषाणु पैदा हो रहे हैं, ये विषाणु अभी भी वैक्सीन उनको संभाल सकती है। अभी भी हमको एक याद रखना है कि हमारे देश में अभी तक कैसा था, इंग्लैंड से कोई आता था, जी अफ्रीका से विषाणु वेरिएंट है, साउथ अफ्रीका में था और ब्राजील में भी है, अमेरिका में वो जो L452R बोल रहे हैं वो विषाणु अमेरिकन विषाणु था। जी अब ये उधर हुए क्योंकि ये जब विषाणु के ऊपर आप प्रेशर लाते हैं, जैसे कोई चोर होता है, अगर चोर, मैं ऐसे किस्म का चोर हूँ, पहले चोरी करता था कहीं, तो अब मुझे डर लगने लगा कि मेरा रिपोर्ट वो थाने में हो गया है तो जी मैं थोड़ा मेरा बदलाव करूंगा। मेरे बाल सफेद है तो मैं क्या करूंगा, उसको काले करके निकलूंगा। ये इसलिए क्योंकि सामने वाला पहचान नहीं पाएगा। उसी किस्म का खेल इधर होता है, वो जी बदलते जाएगा। लेकिन ये इतना बदलाव नहीं हुआ है, ये बदलाव इसलिए आ रहा है कि ये विषाणु का धर्म है। और दूसरी बात, ये धर्म को हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो जी जितने ज्यादा शरीरों में जाएगा, जितने ज्यादा लोगों को वो लगेगा, वो उतना बदलते जाएगा, क्योंकि उसके शरीर में जाके उसको और बच्चे पैदा करना है। जी तो हमको उसको अगर रोकना है तो हमको ज्यादा लोगों को बीमारी न लगे ये देखना है। जी लेकिन ये करते वक्त अभी के जो वेरिएंट है उसको मैंने ब्लेम करना चाहिए क्या? ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है, कोई जी सबूत अभी तक आया नहीं है। जी लेकिन हम अगर वेरिएंट की बात करते बैठे तो लोगों को क्या लगेगा, उनको लगेगा कि ये अभी क्या है, ये विषाणु के खिलाफ हम लड़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो बदलते जा रहा है, भेष बदल के आ रहा है, वो तो घुस जाएगा। जी ऐसा अगर जब बोलेगा तो वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करेगा? वो नहीं जी करेगा। जी हमको एक समझना है, विषाणु म्यूटेटेड रहे, वेरिएंट आए या पुराना विषाणु रहे, दोनों के खिलाफ मास्क उतना ही असरकारक रहता है। तो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, तो हमको वो वेरिएंट को डरने की कोई जरूरी नहीं है, ये हमने समझना है। जी। पर एक बात जो डॉक्टर साहब ये निकल के सामने आ रही है कि जो कोविड को लेकर अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपना भी रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सेकेंड वेव में ये देखा जा रहा है कि वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमारे नागपुर में तो ऐसे कई केसेस हैं कि ऐसी जगहों पर कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो मतलब लगभग 1 साल तक जिन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था, घर से अपने घरों से निकलना छोड़ दिया था, वो भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। नहीं, उसका कारण अलग है। हमारे जी यहाँ क्या होता है कि हमारी एक बात बहुत खतरनाक रहती है। समझो जी मैं घर में का ना पैसा कमाने वाला आदमी हूँ, जी मैं घर के बाहर जाता हूँ, मैं मास्क बराबर पहनूंगा। हाँ? घर के बाहर कभी कभार जब मुझे खाना खाने का टाइम आता है हम्म, तो शुरू शुरू में मैं अकेला खाऊंगा, लेकिन बाद में क्या होगा, कोई तो दोस्त आएगा, उसके साथ जी में बैठ के खाना खाए, बोर होता है करके। जी अब वो खाना खाते वक्त दोनों के इसके ऊपर मास्क नहीं होता है, जी तो उसमें समझो वो लेके आया। अब जनरली ये लोग जो रहते हैं उम्र से छोटे रहते हैं, इनको कोई लक्षण नहीं आएगा बीमारी लग गई करके, और वो मैं घर आया, घर आने के बाद में क्या है, अब तो क्या मेरे फैमिली में के लोगों के साथ में मिक्स हो रहा हूँ, उनको तो बीमारी नहीं है। मैंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया। मैं क्या करता हूँ, मैं घर में आने के बाद में उनके साथ खाना खाता हूँ बैठ के। अब जी जब मैं खाना खाऊंगा तो घर में हमारा ये तो संस्कृति है,
यानी हम सब लोग मिलके इकट्ठा खाना खाते हैं, जी। उसका परिणाम क्या होगा? किसी के मुंह पे मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंस रखना ये मुनासिब नहीं है। हमको दिखता है घर घर छोटे होते हैं, हम इतना तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख पाएंगे। परिणाम ये खाना खाना इकट्ठा बैठ के उसकी वजह से फैलता है। मैं सब लोगों को एक ही बोलूंगा, हमने ऐसा अगर सोचा कि मैं घर में आने के बाद में मैं बाहर जाके मुझे पैसा कमाना जरूरी है मेरा जी। घर चलाने को, मैं जब घर आता हूँ तो खाना सबके साथ में बैठ के नहीं खाऊंगा, जी। मैं मेरा अकेला खाना खाऊंगा। घर में कुछ भी मास्क होगा वो मास्क पहन के रहूंगा, अगर मेरे बुजुर्ग लोग मेरे सामने हैं तो। जी। ये भी हमने किया, तो ये इतना तेजी से सारे घर के अंदर फैला हुआ हमको नजर नहीं आएगा। जी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, कोई लक्षण दिखे कोविड का तो खुद को सेल्फ आइसोलेट जल्दी करना। जी। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है, मुझे लक्षण दिखता है ये तो सर्दी जुकाम वाला लग रहा है, ये तो एक आध दो दिन में चले जाएगा, यह समझना गलत रहेगा। आरटीपीसीआर करने के लिए जल्द से जल्द जाना, जल्द खुद का निदान अगर करवा लिया तो वो आइसोलेशन में जा सकेगा, ये हमको याद रखना पड़ेगा। कोई भी लक्षण दिखे खुद को आइसोलेट करिए। हम अगर आइसोलेट ना करें या आरटीपीसीआर करने को देर लगाए और खुद को ये समझ के बैठे कि मुझे तो नहीं है कोविड, ये समझ गए तो सारे घर में के लोगों को हम ये बीमारी देंगे। जी। एक तर्क डॉक्टर साहब ये भी दिया जा रहा है अब कि पहले के जो हमने संक्रमणों को देखा है, कहा जा रहा है कि कोई भी संक्रमण दुनिया में जब आता है, कोई भी वायरस आता है तो वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता है। तो अब बातें ऐसी भी कही जा रही हैं कोरोना को लेकर भी कि कोरोना ख़त्म नहीं होगा, कोरोना हमारे बीच से जाएगा नहीं। हो सकता है कि एक बारी ये सबको हो जाए और हर्ड इम्यूनिटी बन जाए तो इसका प्रभाव कम हो जाए, वैक्सीन का प्रभाव इस पर हो जाए। ये बात आपको कितनी तार्किक लगती है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी के जो वैक्सीन है उससे कोरोना पूरा खत्म होना है। क्योंकि अभी के वैक्सीन जो हैं वो वैक्सीन से मेरी मौत होने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी जी। लेकिन मैं अगर कोविड हुए वाले इंसान के सामने एक्सपोज हुआ तो मुझे बीमारी लगना ये तो होएगी, लेकिन वो माइल्ड किस्म की होगी, मेरे सेहत को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, अब ये वैक्सीन के ऊपर नहीं होता है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन चाहिए। लोगों में फटीग आता है तो वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कितनी बार पालन करना है, लोग नहीं करते हैं, उसकी वजह से वो भी लक्षण अच्छा नहीं है, ये बीमारी को रखेगा। लेकिन मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ एक चीज के ऊपर, इसके खिलाफ अगर एक दवा जल्द से जल्द कोई भी निकल आए कि जो मरीज को दे सकते हैं जब उसको बीमारी हो गई, तो सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि दवा ये कोई भी इन्फेक्शन हो गया तो उसको जल्द से जल्द काबू में लाएगी और वैक्सीन आपको मौत होने से बचाएगी। उसी वक्त हमको ये कंट्रोल हुआ हुआ दिखेगा। मुझे एक आशा है, अभी 2-3 दवाइयां बाहर के देशों में अच्छे ढंग से ट्रायल चल रहे हैं, उनमें से एक आध भी निकले तो हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गए। लेकिन वो दवा आ रही है ऐसे समझ के अगर हम बैठेंगे और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन न करें तो हम खुद ही अपने घर में के लोगों को ये बीमारी का शिकार करने में कर सकते हैं। ये ध्यान में रखना है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका पालन करना है। 45 के ऊपर वाले लोगों ने वैक्सीन लेने की कोशिश करना है। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल ऐसा है कि इन एक साल के एक्सपीरियंस में जाहिर सी बात है कि हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा है, पर इस बीमारी की भयावहता भी बढ़ी है कि अब बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, बच्चे अब संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, युवा संक्रमण का शिकार हो रहे हैं और इन्फेक्शन के फैलने का जो प्रमाण है वो बहुत तेज़ है। एक किसी शरीर में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है और डेथ की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। सडन डेथ के बहुत सारे मामले आ रहे हैं सेकंड पीक में। इसकी पीछे की वजह आपको क्या लगती है, क्या हो सकती है? नहीं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये होती है, मुझे लक्षण आने के बाद में मैं जल्द से जल्द किसी को बताता नहीं जी। मैं अगर हॉस्पिटल में जाने से डरूं या आरटीपीसीआर करने से डरूं
क्योंकि कई लोग उससे डर रहे हैं। आरटीपीसीआर किया, पॉजिटिव आया तो कॉरपोरेशन के लोग पकड़ के ले जाएंगे। जी अब एक बार गया, समझो वहीं मर गया, तो मेरे घर वाले लोग भी दिखेंगे नहीं। जी क्योंकि हमारे संस्कृति में कैसा है कि हम अगर बीमार कोई गिरा तो उसको मिलने को 10 रिश्तेदार आते हैं, कोई पैर दबाएगा, कोई कुछ खाने के लिए लाके देगा। ये तो वहां होना नहीं है हॉस्पिटल में। तो अभी मौत का डर जो होता है, उसकी वजह से लोग क्या सोचते हैं, ऐसे भी वो 85% लोगों में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती, जी मैं उसमें ही जाऊंगा। लेकिन 85% लोगों को बता के अपनी तबीयत कैसी है इसकी मालूमात करवा लेके उसको भर्ती करने की जरूरत है क्या नहीं, ये डॉक्टर ने ठहराना है। ये जी आप खुद नहीं ठहरा सकते। आप देरी से जाएंगे तो कोई भी डॉक्टर, उसकी वो भी तो आपके वैसे ही इंसान है ना। जी वो कोई खुदा नहीं है। जी तो वो तो उसका भी क्या उसके पास कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो एकदम जादू के वजह से चल जाएगी। तो वो तो मुश्किल होने जाएगा ही। जी जी। और सर जैसा ये प्रिडिक्शन रहता है कि इस विदर्भ की अगर हम बात करें या नागपुर की बात करें, तो आपने कहा कि फरवरी में केसेस बढ़ना शुरू हो गए थे, तो एक अंदाजा था कि फरवरी से ये केसेस इस तरीके से बढ़ेंगे। तो क्या एक ऐसा भी कोई अनुमान है कि ये जो सेकंड पीक का जो दौर है या ये जो बीमारी की भयावहता है, स्थिति है, ये कब तक ऐसी रह सकती है? चाहे हम विदर्भ की बात करें, नागपुर की बात करें, या राज्य की बात करें, या देश की बात करें, ये स्थिति कितने दिनों तक और हमारे सामने इसी तरीके की चुनौती के साथ खड़ी रह सकती है? नहीं, जैसा मैंने पहली बार बोला था, देश के बारे में बोलना गलत है। जी क्योंकि देश में कई शहर हैं, कई अलग अलग स्टेट्स हैं, जहां वो देरी से आएगा, कहीं जगह जल्दी आएगा। जी तो देश के इसका बोलना बहुत कठिन काम है। जी अब रहा सवाल नागपुर में क्या होगा या विदर्भ में क्या जी होगा, जी उसमें दो चीजें हमने समझना है। अगर ये जो अभी लॉकडाउन के वजह से जैसे मेजर्स चालू है, माइक्रो कंटेनमेंट पे ज्यादा जोर है, ये अगर अच्छे ढंग से कारगर रहा तो वो जल्द ही वो कंट्रोल में आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि वो आपको 3-4 दिन संख्या बढ़े हुई दिखेगी, लेकिन 3-4 दिन के बाद में वो गिरना शुरू होती है। अगर रेस्ट्रिक्शंस अच्छे रहे तो वो कम हो जाएगी। जी लेकिन उसमें दूसरी एक चीज क्या है कि क्यों नहीं बोल सकते, जनरली क्या होता है, ये जो पीक आते हैं ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर नीचे जाना शुरू होता है। जी लेकिन सबसे बड़ा डर क्या है कि हम मास्क पहनेंगे, बाद में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे। क्योंकि हमने अगर वो नहीं किया या मैंने किया तो मैं जल्द से जल्द वो डिक्लाइन ला सकता हूँ, वो वेव खत्म करने की कोशिश हो सकती है। जी लेकिन अगर मैंने वो नहीं किया तो वो कब खत्म होगी ये तो ऊपर वाला ही जाने। वो जी लोगों के हाथ में है। हर इंसान ने सोचना है कि ये कितने महीने में जाएगी, ये सोचना गलत है। अब कितने भी महीने रहे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैं पालन करूंगा, यानी वो जल्द से जल्द हमारे कंट्रोल में आएगा, सरकार के कंट्रोल में आएगा, ये विचार मन में रखना है। कंट्रोल भी हुआ तो पिछले वेव में हमने क्या सीखा है कि कंट्रोल दिखा कम हो गया तो इसका मायना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को भूलना है ऐसा नहीं है, उसका पालन ही करना है। अगर ये मन में रखा तो वो कब कम होगी इसके तरफ मत देखिए, खुद में थोड़ा बदलाव ला लीजिए, फर्क आएगा। जी। सर एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोरोना के नियंत्रण को लेकर लॉकडाउन को आप कितना सशक्त पर्याय मानते हैं, और मौजूदा समय में महाराष्ट्र में ब्रेक द चैन के तहत जिस तरीके की रिस्ट्रिक्शन डाली गई हैं, उसको आपको क्या लगता है कि इससे कोरोना के मामलों में नियंत्रण लाया जा सकता है? क्योंकि हम पड़ोसी राज्यों की बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे, वहाँ बहुत कड़क पाबंदियाँ लगाई गई हैं, यहाँ तक कि किराना की दुकानों को भी खोलने से मना कर दिया गया है। पर हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों में अब भी रिलैक्सेशन मौजूद है। तो क्या जो प्लान, जो खाका सरकार ने बनाया है ब्रेक द चैन का, उससे आप सेटिस्फाई हैं क्या, या इसको और ज़्यादा कड़क करने की ज़रूरत है? नहीं, आप जितना कड़क करेंगे, देखिए कोरोना तो यहाँ आया है, ये हमको मानना पड़ेगा। जी कोरोना अपने देश में चारों तरफ है, भले विदर्भ रहे या और कोई रहे, वहां कोरोना की तकलीफ है, ये तो मानना पड़ेगा।
जी आप इसको एक्सेप्ट करके चलें कि ये है। अब जी इसके खिलाफ लड़ना है तो मुझे खुद की जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में लेना है। जी मैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करूं, मेरे घर वालों के करने लगाऊंगा, ये अगर हमने किया तो उतनी तकलीफ नहीं है। जी लेकिन अब आप जो बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्टिव मेजर्स लगाएं, जी लॉकडाउन और स्ट्रिक्ट करें, जी इसका परिणाम क्या होगा? जो आपको जो लग रहा है ये आप और हम सोच सकते हैं वो जी लगाना चाहिए, जी लेकिन लॉकडाउन जितना सख्त रहेगा तो आपको दिखेगा कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट भी उतना ही बड़ा आएगा। जी अब ये अगर आप लॉकडाउन लगाएं तो आपको ऐसे अगर लगता होगा कि थोड़ा पैसा जो डेली वेजेस वाले लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं तो उनको सरकार ने थोड़ा पैसा दिया तो चलेगा क्या? नहीं जी चल सकता है, क्योंकि कितना पैसा दे सकते हैं हम। जी वो इंसान आप जितना भी उसको देने की मदद करने की कोशिश करें उससे वो ज्यादा खुद होके कमाता है। अब हमको कमाने पे डर नहीं है, हम्म, लेकिन आप जब कमाने जाते हैं तो आप खुद को संभालो। जी ये अगर हमने मन में ठान लिया तो हमको लॉकडाउन, जनरल लॉकडाउन की जरूरी नहीं है। हमको जी उसका लंबे समय तक ये कोरोना का परिणाम हमको दिखना नहीं है, क्योंकि उससे इंडस्ट्रियल आउटकम जो होती है वो बहुत खराब हो जाएगी। आप देखते हैं हमारे यहाँ सब लोग तो नौकरी वाले तो होते नहीं, जी वो कोई तरकारी बेचते बैठेगा, कोई कोई आदमी उसका पान का दुकान होगा, वो उसको अगर खोलने ही नहीं दिए हम्म, तो वो कब तक ये सहन कर पाएगा? जी ये मुश्किल है। जी मुझे लगता है महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। जो लोग बहुत ज्यादा तेजी से लॉकडाउन लगाएंगे, मुझे नेशनली तो लगेगा ऐसा कभी लगता नहीं है, क्योंकि उसका आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। आज वो कोविड को उतना जितना आप डर रहे हैं उससे ज्यादा मौतें हमको ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, किसको हार्ट का प्रॉब्लम है, किसको किसका प्रॉब्लम है, आज के तौर पे आप क्या दिख रहे हैं, वो लोगों को कहीं भर्ती भी नहीं कर रहे हैं। जी ये आप तो उनको बहुत घर में बड़ी ही बिठा स्थिति है। के रखें, जी और घर में बिठा के रखेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी, उसकी भी तकलीफ तो हमको देखना है। जी वो लोग जो हैं जो घर में बैठे हैं वो लोगों को उनके सेहत पे क्या असर हो रहा है ये तो मालूमात नहीं। पैसा जी भी नहीं कमा रहे हैं, सेहत पे भी असर हो रहा है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। मुझे जी बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से सही नहीं लगता है, क्योंकि पहले टाइम हमने जो लगाया था वो टाइम इन्फेक्शन हमारे यहाँ आया नहीं था। जी हमको ये रोकना था कि ये चारों तरफ फैले उसको, जी लेकिन अब जब आ चुका है तो आप और हम लॉकडाउन लगा के तो रोक नहीं सकते हैं उसको, जी क्योंकि जी वो तो चारों तरफ आ चुका है। जी तो कुल मिला के हमें कोविड को लेकर जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसी को अपनाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जी, इस इंटरव्यू का मुझे लगता है कि ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए। सवाल ये है कि अब जब हम बात कर रहे हैं कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर या कोरोना को लेकर उसके संक्रमण को लेकर जो हमारे पास में मौजूदा अध्ययन है, उसके इतर लैंसेट, मेडिकल जर्नल लैंसेट ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की है। उसकी एक स्टडी सामने आई जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना संक्रमण जो है वो हवा में भी मौजूद है, सिर्फ वो ड्रॉपलेट्स से नहीं फैलता है, हवा के में भी उसकी मौजूदगी है। ये इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, और अगर वाकई में ये स्टडी के दावे सही होते हैं तो ये कितना भयावह हो सकता है मौजूदा परिस्थिति में जिस दौर में हमारा देश या हमारा राज्य गुजर रहा है? मैं एक चीज बोलता हूँ, जी हम लोग जो पुराने टाइम से बोल रहे थे साल भर से, जी हम दो चीजें बोलते थे। जी एक तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, और दूसरा हम बोलते थे अस्पताल में गए या इंटेंसिव केयर यूनिट में डॉक्टर काम करता है, जो नर्स काम करती है, उसको एरोसोलाइजेशन होगा। जी एरोसोलाइजेशन यानी वो एयरबॉर्न हमको दिख सकता है, इसलिए उन्होंने वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना है। हम्म, ये हवा में जब बोलते हैं ना, तो हवा जी में उसका मायना लोगों को क्या लगता है, मैं घर में भी बैठूंगा जो सूंघूंगा हवा, हम्म, हाँ उसमें भी कोरोना आ सकता है। जी अब मैं क्या करूं, यानी ये बौखला जाने वाली जो बात बनती है। जी सच्चाई क्या है, जब तक सामने वाला मरीज ना कोविड वाला न रहे और उसके मुंह से हमको वो हवा में तैरता हुआ आके लगेगा नहीं, तो हमको कोविड होएगा नहीं। जी हमको एक समझना बहुत जरूरी है,
अक्सर लोग क्या बोलते हैं, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ना वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं रहा, ये जी, गलत है जी, ना। ड्रॉपलेट यानी आपको वो थूकना उससे ही होता है या खांसी से होता है, ये बोलते हैं, ये गलत ना। जी, आप और हम खुद गौर करें, हम अगर एक साथ बैठे हैं तो कई कबार बात करते करते हमको एक नजर आता है कि उसका जो सलाइवा है वो इंसान का, वो थूक अपने मुंह पे कभी कभार गिरती है, वो अगर ज्यादा गड़बड़ में बात करना शुरू किया तो। जी, इसका मायना क्या है? मायना यानी एक ही है, ड्रॉपलेट ये तो जनरेट होते हैं, जी, ये एयरबॉर्न जाने की जरूरत नहीं है। जी, मैंने ऐसे बैठे बैठे ही मैं किसी पे शावर करूंगा, आखिरी में यही वो बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात हमको एक याद रखना है, वो कोई नई रिसर्च नहीं थी। ये रिसर्च में उसने पुराने जो भी सबूत है उसको साथ में रख के उसने एक चीज बोलने की कोशिश की है कि हमको ना, हम सरफेस ट्रांसमिशन के ऊपर जो ज्यादा भरोसा रखते थे कि सरफेस ट्रांसमिशन हाँ, होगा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जी, ये जो जी, है एयरबॉर्न की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये जी, उसका कहना था। जी, अब इसका मायना क्या है, हमको क्या समझना है? हम लोग क्या कर रहे थे, तरकारी खरीद रहे हैं हुँ, या घर में दूध ला रहे हैं, वो अगर थैली है दूध की तो उसको साफ करने में 5 मिनट लगाते थे ना। उसको साफ धो लें, कुछ करें। जी, जी, हाँ, जो कपड़े ला रहे हैं इस्त्री करके, उसको हम बाजू रख सैनिटाइज़ देते कर तीन लेते थे। दिन हाथ, हाँ 3 दिन हाथ नहीं लगाना है, हाँ, ये करने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन ज्यादातर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो एयरबॉर्न यानी एरोसोलाइजेशन से हो रहा है, ये हुँ, उनका कहना है। तब तक ठीक है, ये कोई पंछी नहीं है ये विषाणु कि जी, जो हवा में तैरते फिरते रहता है और जी, वो किसी के शरीर के अंदर भी अंदर चले जाएगा, जी, ऐसा नहीं है। जी, ये विषाणु को अगर कोई अपने इंसान की अगर पेशी के अंदर वो जाता नहीं है तो वो हवा में तैरेगा नहीं, जी, उसको पेशी के अंदर रहना है, क्योंकि उसका खाना वो पेशी के अंदर से आता है। जी, वो हवा में रहेगा तो वहां पेशी भी कहाँ रहेगी, पेशी तो जी, नीचे गिर जाएगी। जी, तो हवा के ऊपर भरोसा मत रखो। ये नई हवा अगर ज्यादा चली तो लोग बोलेंगे किस चीज के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पालन करूं। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जब पालन करते हैं तो आपको वो हवा से भी आया तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी, जी। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो है वो दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस क्या सिर्फ 2019 में ही हुआ है, या इसके पहले से इसकी मौजूदगी रही है और वो अब जाके इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ है और उसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है? और क्या ये संभव है कि अब अगर कोरोना की जांच हो तो पुराना अगर कभी अगर ये है कि मतलब पहले से मौजूद था कोरोना वायरस और अब जांच हो रही है उसमें भी वो पकड़ में आ रहा है? नहीं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका थोड़ा लंबा आंसर होगा। जी, मैं कोरोना चाहता हूँ वायरस, कि कई तरह की बातें हो रही हैं, आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा सकता है। देखिए कोरोना वायरस ये जी, इस एक किस्म की, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसका वो कौन से घर का है, उसका जो सरनेम होता है ना, जी, वो समझो उसका कोई सरनेम है, वो जैसा मेरा है गंगा जी, खेड़कर जी, ना। तो जो भी गंगा खेड़कर है वो अलग अलग है लोग, जी, लेकिन वो तो फैमिली नेम तो गंगा खेड़कर है जी, ना। अभी इसमें क्या है, फैमिली नेम रहने वाले कोरोना वायरसेस है जी, ना। उनमें कई कोरोना वायरसेस है, उनमें जी, से 4 कोरोना वायरसेस ये हमारे यहाँ कॉमन कोल्ड यानी सादा सर्दी जुकाम करने वाले थे। जी, एक कोरोना वायरस सार्स और मर्स करके एक जो दूसरी बीमारी गल्फ में आई थी जी, उसके हैं। तो जी, टोटल 6 विषाणु सार यही फैमिली के कोरोना वायरस वाले, ये इंसानों में जाके रह के वो ये नया विषाणु आया है जी, जो बैट में से आया जी, है। इसका भी सरनेम जो है वो वही कोरोना वायरस है। जी, तो अगर वो कोरोना वायरस सरनेम है तो क्या पुराने टाइम पे कोरोना वायरस आ रहा था? हाँ आ रहा था। लेकिन क्या ये सार्स कॉव 2 था? सार्स कॉव 2 नहीं था पुराने टाइम पे।
वो जो हमको दिसंबर में दिखा है वो SARS-CoV-2 पहले कभी नहीं था, ये हमको मानना पड़ेगा। और उस किस्म की चर्चा से भी हमने परे आना ना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस एक चीज मैं बोलता हूँ, हर इंसान जिस ढंग से सोच रहा है वो एक ही चीज बताता है, उसको सही लगता ही नहीं कोरोना वायरस इतना तबाही कैसे कर रहा होगा जी इतना मेरे पे क्यों ये कर रहे हैं। अरे जी मान लो वो खतरनाक है, अब जी मान लो वो है, हमको उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जी हमको खुद की जान बचाना पड़ेगा, अपने बुजुर्गों की जान बचाना पड़ेगा, घर वाले लोगों की भी जान बचाना पड़ेगा। और एक चीज पे भरोसा रखो, जब भी कोई नई दवा अच्छी असरकारक आएगी, आपको जल्द से जल्द इसके ऊपर कंट्रोल हुआ हुआ दिखेगा, ये हमको मानना बहुत जरूरी है। आप आशावादी रहो, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते रहो। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखिए। 45 साल के ऊपर वाले जो उम्र के लोग हैं, सबने वैक्सीन लेना है, ये अगर हमने किया तो कोई तकलीफ नहीं होगी। वैक्सीन लो, ये जरूरी है। वैक्सीन रहे या ना रहे, कोविड एप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करते रहना है। ये जब तक दवा नहीं आती, जब तक जरूरी है। जी, पर इस मर्तबा जो है वो बच्चों और युवाओं में खासतौर से क्यों इतना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है इसका? नहीं, असर नहीं है। हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, बच्चे, और समझो लॉकडाउन लगाए थे, आप पुराने दिन याद करके देखो, लॉकडाउन लगाए तो हमारे घर में हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को जितना सुरक्षित रख सकते हैं जी कोई भी प्रॉब्लम से हम रखने की कोशिश करते हैं। उनको घर के बाहर आने देते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं होना तो मैं जाऊंगा, लेकिन बच्चों को बाहर मत जाने दो। अब जब लॉकडाउन लिफ्ट होना शुरू हो गया तो ये बच्चे जो घर में ही रह रहे थे वो बाहर आना शुरू हो गए। और बच्चों में तो हमको मालूम है ना, बच्चों को बोले कि आपने ऐसे नहीं करना है ना, ये मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, वो 60 के ऊपर स्पीड नहीं लगाना है। वो आपने बोला कि वो आपके सामने वो ऐसा करेगा, थोड़ा आगे गया कि वो जोर से भागना शुरू होता है, क्योंकि ये उनकी सोच ही वैसी होती है। तो आप बोलेंगे उनको बार बार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए टोकेंगे, वो कितना पालते हैं ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमको उनको अपने बराबरी का समझ के अच्छे ढंग से समझाना पड़ेगा। उसकी वजह से हमको ज्यादातर ये बच्चों में दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों में जब होता है तो उसको लक्षण नहीं आते हैं। लक्षण न आने की वजह से वो और तेजी से घरों में फैलता है, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं, बच्चा तो अपना अच्छा है, खेल रहा है, लेकिन उसकी वजह से ये बीमारी भी फैल सकती है, इसका ज्ञान नहीं होता है। जी, डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे समय में दी जब विदर्भ बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, और आपने जो सलाह दी वो बड़ी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और मुझे लगता है कि जो प्रमुख बातें आपने कही कि वो अब भी हमें कोविड को लेकर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको इस्तेमाल करना होगा। और दूसरी जो आपकी महत्वपूर्ण बात ये है कि कोरोना वायरस तभी ख़त्म होगा जब इसके ऊपर में कोई इफ़ेक्टिव मेडिसिन हमारे पास में होगी। मुझे याद आ रहा है कि टाइफाइड का केस, कि 18वीं सदी में जब दुनिया में टाइफाइड का केस आया था, तो जो पहली महिला पाई गई थी टाइफाइड से पीड़ित, उसे लगभग 40 सालों तक एक कमरे में बंद करके रखा गया था ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। हालांकि आज का दौर तो ऐसा है कि हम आज़ाद हैं, हमारे जो कोरोना का संक्रमित व्यक्ति है भी उसके पास में बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी है और बेहतरीन सामाजिक माहौल है जिसमें वो अच्छे तरीके से रह के अपना इलाज ले सकता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़रूर आपसे फिर से चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।